Good morning, students. So today we are going to start 10th class first flight books poem, that is Amanda. So Amanda is basically about the problems of teenagers. Teenage start from 13 to 19, and because boys and girls undergo so many changes during this पीरियड बिकॉज फिजिकल चेंजेस तो होते हैं क्योंकि बड़े हो रहे हैं बच्चे, हाइट निकल रही है, ठीक है। एंड उनके जो है इसके साथ साथ दे undergo so many emotional changes as well, so many emotions are introduced in this age as well, like उनको insult feel होना start होता है, उनको जो है आज़ादी चाहिए, उनको जो है ये फील होना लगता है कि उनके जो पेरेंट्स उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। तो सो मैनी थिंग्स हैपन ड्यूरिंग दिस एज। सो लेट्स स्टार्ट द पोम। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। तो क्या कह रहा है, कहता है हर चाइल्ड ये फील करता है कि उसे एक या दूसरी कोई चीज़ ऐसी बोलेगी कि तुम्हें नहीं करनी। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टल, तुम्हें भी शायद ये लगता होगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो तुम करना चाहते हो वो आप लिखो। मतलब आपको काफ़ी चीज़ें बोली जाती है ना, ये नहीं करना वो नहीं करना, पेरेंट्स से पूछ के आपको करना पड़ता है। तो कहते हैं कि कभी कभी आपको शायद लगता होगा कि आपके पेरेंट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो डेफिनेटली वो चीज़ें जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं करने दी जा रही वो आप लिख सकते हैं। तो जो पोइम है इसको अगर आप रीड अलाउड करेंगे दैट gives a surprise to you. So let's start. So Amanda is a 13-14 years girl and she is sitting in her room. She's at her room, at her home actually, and her mother is nagging at her, उसको रोक टोक कर रही है, चीज़ें के लिए मना कर रही है। कैसे? डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। आप क्या कह रहे हो उसे, अपने नेल्स को बाइट मत करो। मतलब वो नेल्स को बाइट कर रही होगी, उसको बोले कि नेल को बाइट मत करो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। हंच मतलब ऐसे, मतलब वो ना बहुत ज़्यादा ढीले छोड़ के अपने शोल्डर को अजीब तरीके से बैठी हुई है, तो उसको बोल रही है कि हंच मत करो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। ये जो है आलस जैसी चीज़ें जैसे बन के आप बैठे हुए हैं उसको छोड़ दो और बिल्कुल सीधे होके बैठ जाओ अमेंडा। तो ये वाली जो 3 लाइन्स है इसमें समझ में आ गया, इसकी मदद से टोक रही हैं। तो इसमें मैं आपको लिटरेरी डिवाइसेस बताऊँगी। Literary devices we will do at the end of the chapter. So there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो बच्चे ये जो ब्रैकेटेड पार्ट है इट्स ऑल द थिंकिंग और डे ड्रीमिंग ऑफ अमेंडा। अमेंडा जो है 13-14 ईयर्स की है, मैंने आपको पहले भी बताया। और इस एज में ना डे ड्रीमिंग बड़ी होती है, खुली आंखों से सपने बहुत देखते हैं बच्चे, तो अपने एक वर्ल्ड में रहना पसंद करते हैं। तो वो भी अपने एक वर्ल्ड में है, जब उसकी मदर उसे रोक टोक रही है तो सारी चीज़ें जो है वो उस रोक टोक से रिलेटेड वो कुछ सोचती है। तो इसमें वो क्या सोच रही है, देयर इज़ लैंग्वेड एमरल्ड सी। तो क्या कहती है कि क्या हो, एक लैंग्वेड रिलैक्स करने वाला एमरल्ड ग्रीन कलर का सी यानी समुद्र हो, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज़ मी, वहाँ पर अकेली जो रहने वाली, इनहैबिटेंट मतलब वहाँ पर अकेली जीवित जो इंसान है वो कौन हूँ, मैं हूँ। अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं क्या हूँ, एक मर्मेड। मर्मेड आपने सुना होगा जिसकी हाफ बॉडी जो है एक इंसान की होती है और नीचे से वो मछली होती है, तो मर्मेड बोलते हैं उसे। तो कहते हैं कि मर्मेड जो है मैं हूँ एक, और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और उसमें मैं घूमूँ समुद्र में जो है, घूमूँ खुशी से अपनी मर्ज़ी से, जैसे चाहूँ वैसे उससे समुद्र में मैं तैरूँ। तो इन लाइंस में जो अमेंडा की मदर है वो उसको बोली ऐसे नहीं बैठना वैसे नहीं बैठना। तो वो सोचती है कि काश कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो और मैं अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे ऐसे घूम सकूँ। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट आंसर पे। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। तो उसकी मदर बोल रही है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, क्या तुमने अपना रूम जो है वो साफ़ किया। मुझे याद है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने शूज़ को साफ़ कर लो। तो ये सब चीज़ें जो है उसकी मदर उसको फिर से बोल रही हैं कि अपना रूम क्यों नहीं क्लीन किया, या होमवर्क क्यों नहीं किया, शूज़ क्यों नहीं साफ़ किए। तो अब इनसे रिलेटेड जो अमेंडा है वो क्या सोच रही है, देखिए, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, अ
फर्स्ट थिंग उसकी मदर ने उसे क्या बोली थी, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। अब होमवर्क बच्चे कौन से करते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल बच्चे वो जाते हैं जिनके पेरेंट्स की तरफ ध्यान देते हैं। अब अमेंडा क्या सोच रही है कि काश मेरे पेरेंट्स ही ना होते, मैं क्या होती, एक ऑर्फन होती। ऑर्फन यानी कि अनाथ। तो मैं अगर ऑर्फन होती तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, कहती मैं एक ऑर्फन हूँ रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्रीट में गलियों में घूम रही हूँ, रोम कर रही हूँ, घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट। अब देखो उसकी मदर ने उसको सेकेंड चीज़ क्या कही थी कि आप क्या हो, अपना रूम को क्लीन करो। अब उसने क्या बोला, मैं गलियों में घूम रही हूँ, कि एक तो मैं ऑर्फन हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा है नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाती। दूसरा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा है नहीं तो मेरे पास कोई घर भी नहीं है और ना ही कोई रूम है जिसको मुझे साफ़ करना पड़ेगा। तो वो क्या कहती है, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट। और मैं जो डस्ट है, मिट्टी है, सॉफ्ट सी मिट्टी है, उसको मैं अपने नंगे पैरों से क्या कर रही हूँ, उस पर पैटर्न्स बना रही हूँ। मतलब उसके पास शूज़ नहीं है तो उसको शूज़ नहीं होंगे तो उसको शूज़ भी साफ़ नहीं करने पड़ेंगे। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। तो क्या कहते हैं कि जो साइलेंस है वो गोल्डन है, मतलब जैसे जितना प्यारा लोगों को गोल्ड होता है उतनी जो है एक गोल्डन जो है, उसने कहा कि साइलेंस जो है वो गोल्डन कलर की है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है मुझे। एंड फ्रीडम इज़ स्वीट, और जो फ्रीडम है वो मीठी है, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो फिर से उसकी मदर उसको बोल दिया कि वो, क्योंकि अमेंडा चॉकलेट खा रही थी, तो आपको पता ही होगा गर्ल्स में भी बॉयज़ में भी ज़्यादा मीठा खाने से दाने निकल आते हैं। तो उसकी मदर उसको बोलती है कि चॉकलेट मत खाओ, तुम्हारे जो है एक्ने हो जाएंगे, फिर दाने निकल आएंगे फेस पे या बॉडी पे। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, अपने जो है फिंसियों का, जो तुम्हारे दाने निकल आते हैं उनका ध्यान रखो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो जब उसकी मदर उसको बोली थी तो अमेंडा अपनी मदर की तरफ देखना नहीं चाह रही थी। तो उसकी मदर ने उसको बोला कि क्या तुम प्लीज़ मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद अमेंडा क्या सोचती है, अमेंडा सोचती है आई एम ए रेपुंज़ल। अब रेपुंज़ल कौन थी बच्चे, एक डिज्नी प्रिंसेस। डिज्नी प्रिंसेस मतलब कहा जाता है कि मतलब एक एक्चुअली एक प्रिंसेस स्टोरी है कि एक प्रिंसेस थी, किंग एंड क्वीन की बेटी थी रेपुंज़ल, और उसको एक विच ने किडनैप कर लिया था। एक विच ने किडनैप कर लिया था उसे, और उसने क्यों किडनैप किया था, क्योंकि रेपुंज़ल के पास मैजिकल पावर्स थी। उसकी मैजिकल पावर्स थी उसके बालों में। तो वो अपने बालों को, उसके बाल बहुत लंबे बहुत स्ट्रॉन्ग थे और वो अपने बालों को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से मोड़ सकती थी। वो उसके हाथों का काम कर सकते थे। तो उस विच ने उसे किडनैप कर लिया था एक बहुत बड़े टावर में जो बहुत ऊंचा था, मतलब आप लगा लो 25th फ्लोर होगा, लेकिन उससे आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, ना ही कोई सीढ़ी ना ही कोई लिफ्ट। तो वो वहाँ पर जो है फंस गई थी। और क्योंकि विच जो थी वो एक मैजिक, उसके पास मैजिक था, तो वो अपने मैजिक से ही वहाँ से आ जाया करती थी। तो रेपुंज़ल जो थी वो वहाँ पर फंसी रही अनटिल एक राजकुमार उसे बचाने के लिए आए। लेकिन ऑब्वियसली 25th फ्लोर पे वो राजकुमार भी कैसे चढ़ता, उसके पास तो कोई मैजिकल पावर्स भी नहीं थी। तो फिर उन्होंने गाना गाकर रेपुंज़ल को बताया कि वो उसे बचाने आए हैं। तो रेपुंज़ल ने जो अपने बाल थे ना, अपने बालों को उस टावर की खिड़की से नीचे फेंक दिया, बिकॉज उसके बाल बहुत लंबे और मैजिकल थे और वो उसकी बात भी सुनते थे। तो जब उसने अपने बालों को नीचे फेंका तो जो राजकुमार था उसने पकड़ लिया और उनसे पकड़ के वो ऊपर आ गया, और फिर वो दोनों जो थे उससे वहाँ से भाग गए। मतलब वहाँ से कोई कर्स तोड़ना था, कुछ ऐसी स्टोरी है, मैंने देखी नहीं है, आई जस्ट रेड इट ऑन गूगल। सो बच्चे, ये एक रेपुंज़ल की स्टोरी है। तो अभी ये क्या कहती आई एम रेपुंज़ल। रेपुंज़ल बहुत ब्यूटीफुल थी, उसको कोई टेंशन नहीं थी एक्ने की या कोई और चीज़ की। तो ये क्या कहती है कि मैं रेपुंज़ल बन जाऊँ, रेपुंज़ल की तरह ब्यूटीफुल। आई एम नॉट अ केयर, और मुझे कोई केयर ना होगी, मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, क्योंकि मैं तुम्हें ऑलरेडी सुंदर हूँ। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रियल, और मेरी ज़िंदगी जो कहाँ बीते उसी टावर में बीते जहाँ पर रेपुंज़ल आ करती थी, जहाँ पर बिल्कुल शांति थी और जहाँ पर बहुत कम लोग जो है इस जगह पे जा सकते हैं। आई सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, लेकिन कहती मैं रेपुंज़ल के जैसे अपने बालों को नीचे नहीं फेंकूँगी ताकि उसको पकड़ के कोई ऊपर आ जाए। मतलब अगर मुझे ऐसी लाइफ मिले जहाँ पर रहना पड़े तो मैं वहाँ पर बड़ी शांति से रहना पसंद करूँगी, मैं नहीं चाहती कि मुझे वहाँ पर कोई डिस्टर्ब करे। तो इन लाइनों से हमें पता चला कि जो भी 3-4 चीज़ें जो हैं उसने कहीं अमेंडा ने
उसने हमेशा यही सोचा कि वो अकेली रहना चाहती है, दूसरा कि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, तीसरा उसको कोई रोके टोके ना, इवन कि वो ये भी चाहती है कि उसके पेरेंट्स ही ना हो और वो एक आराम से अपनी मर्ज़ी जो है वो कर सके। तो ये सभी चीज़ें मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, इट्स रिलेटेड टू टीनेजर प्रॉब्लम्स। सो नेक्स्ट लाइन्स, stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think I nagged at you, Amanda. तो नेक्स्ट में उसकी मदर उससे फिर कह रही है कि अपनी जो ये रोना धोना बंद करो। सल्क करना कहते हैं जैसे कि बंदा जो है वो सैड है और वो बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों किया, मुंह बना लेना ऐसा। तो उस कहती है कि अपनी ये जो सल्किंग है बंद करो अमेंडा, और तुम हमेशा जो है इतनी मूडी क्यों रहती हो, कभी तुम खुश हो जाती हो, कभी तुम सल्किंग करने लग जाती हो, वाई? एनीवन वुड थिंक आई नैग्ड एट यू अमेंडा। अगर कोई देखेगा तो ये सोचेगा कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा रोक टोक की है, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग किया है। तो उसके बाद देखो बच्चे, अमेंडा ने कोई इमेजिनेशन नहीं किया, क्योंकि शायद इतनी नैगिंग उसकी मदर कर रही थी कि उसके बाद उसने इमेजिनेशन करना ही छोड़ दिया और फाइनली उसने डिसाइड किया कि पेरेंट्स के साथ जो है मुझे पेरेंट्स की शायद बात माननी ही पड़ेगी। तो ये तो चलो अमेंडा का केस है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक का केस ऐसा ही हो। ऑब्वियसली पेरेंट्स हमें जो है डांटते हैं, बोलते हैं, लेकिन फॉर आवर बेनिफिट, नॉट फॉर देयर एज वेल। अगर हम अमेंडा की भी बात करें तो अमेंडा की मदर भी उसको काफ़ी चीज़ें जो कहती है वो उसके फ़ायदे के लिए भी बोल रही है। मे बी उनके कहने का तरीका शायद गलत हो। और बाकी बच्चे इसके जो है लिटरेरी डिवाइसेस कर लेते हैं। तो लिटरेरी डिवाइसेस में सबसे पहले है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है बच्चे? स्टार्टिंग में जैसे कि स्टार्टिंग में जो है सेम वर्ड्स का होना, जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा में आ जाओ, देखो डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स, ये दोनों में देखिए डोंट बाइट और डोंट हंच ये क्या है? एनाफोरा, क्योंकि ये दोनों लाइंस एक से स्टार्ट हुई हैं। सेम देखिए नीचे आ जाइए, डिड यू फिनिश, डिड यू टाइडी, डिड यू फिनिश और डिड यू टाइडी भी सेम जो है वर्ड से स्टार्ट हुए हैं, तो ये भी एनाफोरा है। उसके अलावा आई थिंक we don't have any anaphora here. Next we will move to assonance. What is assonance बच्चे? Assonance is the use of vowel sounds in words like, जैसे कि अभी हमारा ये है डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। आप देखिए इसमें डोंट में ओ, हंच में कोई नहीं है, योर में ओ, शोल्डर में ओ, ये तीनों एक ही वाउल साउंड जो है वो रिपीटेड है। वाउल साउंड सबको पता है ना, आई ओ ई, सॉरी आई ओ ए, आई ओ यू ई, ठीक है। तो ये वाउल साउंड होती है। तो ये जैसे डोंट, योर, शोल्डर में ओ है, तो ये रिपीटेड है एक ही लाइन में, तो इसको हम बोलेंगे एजोनेंस। सेम जैसे कि ये देखिए, जैसे कि इसमें है यहाँ पे आ जाइए, आई थॉट टोल्ड यू टू शूज़ यूअर, ये देखिए इसमें भी ओ साउंड है, THO टोल्ड, फिर यू में ओ है, TO में टू है, यूअर में ओ है, शूज़ में ओ है, तो ये भी एजोनेंस है। उसके बाद देखिए और कहाँ पे है, लाइक विल यू प्लीज़ लुक एट मी, इसमें बच्चे ई साउंड है, देखो विल यू, प्लीज़ में ई, लुक एट एम में ई, उसके बाद स्पीकिंग में ई। तो दो या तीन, मतलब तीन से ज़्यादा, तीन तक हो तो हम उसे बोलते हैं कि वहाँ पे क्या है? एजोनेंस है। बाकी भी अगर आप देख सकते हैं, आई डोंट थिंक बाकी कहीं भी है। उसके बाद मूव करते हैं मेटाफोर में। तो बच्चे मेटाफोर क्या होता है? मेटाफर क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट स्टेट्स वन थिंग इज अनदर इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन हिडन सिमिलैरिटीज़, ठीक है। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करके एक चीज़ को दूसरी चीज़ बनाने के लिए बताते हैं ताकि उसकी हिडन क्वालिटीज़ को बता सकें, ठीक है। तो ये इमोशंस बताने के लिए या रिलेशनशिप बताने के लिए मेटाफर जो है यूज़ की जाती है। अब यहाँ पर अमांडा की पोएम में अमांडा ने बोला था कि जो सी है वो एमरल्ड है, मतलब ग्रीन है। वैसे तो सी कौन से कलर का होता है? सी जो है वो होता है ब्लू कलर का। यहाँ पर उसने सी को एमरल्ड क्यों कहा, ग्रीन क्यों कहा? बिकॉज ग्रीन कलर ना कहते हैं बहुत अच्छा होता है। अगर हम ग्रीन नेचर की बात करें, नेचर को भी दर्शाता है, बहुत रिलैक्सिंग होता है। तो एक तो वो सी वैसे ही समुद्र बहुत रिलैक्सिंग था, लेकिन जब उसने उसे एमरल्ड के साथ कंपेयर किया, ग्रीन कलर के साथ कहा, उसको उसके साथ जो है उसकी क्वालिटी को बताया, तो
ये हम उसकी हिडन सिमिलैरिटी ये निकाल सकते हैं कि ग्रीन कलर जैसे हमें शांति देता है, वैसे ही एक समुद्र जो है वो हमें शांति देता है। समझ में आया? उसके बाद उसने एक और मेटाफर है, देखिए, साइलेंस इज़ गोल्डन। अब देखिए उसने साइलेंस और गोल्डन को कंपेयर किया है ताकि वो साइलेंस की हिडन सिमिलैरिटी, साइलेंस और गोल्डन में हिडन सिमिलैरिटी क्या है, जितनी प्यारा लोगों को गोल्डन या गोल्ड हो सकता है उतनी ही प्यारे लोगों को साइलेंस भी हो सकती है। तो साइलेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। साइलेंस मतलब चुप ही रहना, बिल्कुल नहीं होना, मन की शांति के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये भी मेटाफर है। नेक्स्ट मूव करते हैं रिपीटिशन में। रिपीटिशन में देखिए बच्चे, अमेंडा वर्ड जो है वो रिपीटेड है। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, दिस इज़ रिपीटेड। उसके बाद सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, दिस इज़ रिपीटेड। ये ऑल दीज ऑल आर रिपीटेड। उसके बाद आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है बच्चे जब हमारे सेम लाइन में जो है एक जो है स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वर्ड है ना, एक लाइन में स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वर्ड है वो रिपीटेड हो, जैसे कि यहाँ पे स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। अब यहाँ पे देखिए स्टॉप, स्टॉप में एस, स्लाउचिंग में एस, सिट अप में एस, स्ट्रेट में एस। तो ये क्या है, एलिट्रेशन। उसके बाद है जैसे कि स्टॉप द सल्किंग, लास्ट में स्टॉप द सल्किंग एट वंस। तो ये एस एस ये रिपीटेड है, तो ये हो सकते हैं। तो इनमें जो है फर्स्ट वर्ड जो है वो सेम है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, एलिट्रेशन। उसके बाद है एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है बच्चे, एक इमेज जब हम क्रिएट करें किसी के माइंड में, एक एल्यूजन। एक देखो, जब हम सेब की बात करते हैं, मैंने बोला सेब, तो आपके माइंड में सेब की एक पिक्चर आ गई। सेब कैसा दिखता है? जब मैंने आपके सामने बात करी ब्लैक बोर्ड, तो आपके माइंड में एक ब्लैक बोर्ड की इमेज आ गई, मतलब वो इल्यूजन है, वो बनी हुई है ऑलरेडी। वैसे ही मोमेड, अगर मैं मोमेड कहूँ कि मोमेड, तो आपके दिमाग में एक मोमेड की इमेज आ जाएगी। हालांकि आपने उसको कभी सामने से नहीं देखा, लेकिन आप उसके बारे में ये जानते हैं क्योंकि आपने उसको टीवी में देखा है, बुक्स में पढ़ा है, या उसकी फ़ोटोज़ जो है देखी हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि मोमेड ऐसे दिखते हैं, तो उसकी इमेज एक इल्यूजन आपके माइंड में बनी हुई है, ठीक है। तो वैसे ही एक मर्मेड और रपुंज़ल, तो ये दोनों क्या है, इल्यूजन है। उसके बाद हम आते हैं कैजोनेंस, कॉन्सोनेंस में। जैसे बच्चे हमने एजोनेंस किया था, एजोनेंस में हमने क्या देखा था, रिपीटिशन ऑफ वावल साउंड्स। कॉन्सोनेंस में हम क्या देखते हैं, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। जैसे कि ये देखिए, आई एम रपुंज़ल, आई हैव नॉट अ केयर। ये देखिए जैसे ये वाले में आई एम रपुंज़ल, रपुंज़ल का आर, आई हैव नॉट अ केयर, केयर में आर पीछे। उसके बाद लाइफ इन टावर इज ट्रांक्विल, ट्रांक्विल में टी आर, टावर में आर और रेयर में आर। तो ये सब चीज़ें क्या है ये। उसके बाद आई सर्टनली नेवर लेट, नेवर में आर, ब्राइट में आर और हेयर में आर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। समझ में आया? आई गेस आप लोग को समझ में आया हो। तो ये थे हमारे लिटरेरी टर्म्स ऑफ द चैप्टर, सॉरी पोम अमेंडा, और आई सेंड यू द क्वेश्चन आंसर्स अकॉर्डिंगली।